छिंदवाड़ा में एक कॉलेज होना। प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार से मांग करते हैं हमारे बजट को। नमस्कार, एवन टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रहे हैं और ऐसे में हर किसी की उम्मीदें यह है कि आखिर जादूगर के पिटारे से क्या कुछ निकलने जा रहा है। और इसी को लेकर राजस्थान में जो महिला उद्यमी है वो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बैनर तले यानी 40 के बैनर तले यहां पर आज चर्चा भी कर रही है कि आखिर बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही साफ कर चुके हैं, पहले ही वो इस बात के संकेत दे चुके हैं, बातों ही बातों में कह चुके हैं कि इस बार का बजट महिलाओं और युवाओं को समर्पित होगा। लिहाजा हर किसी की कोशिश यह है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। लिहाजा ये जो देश की आधी आबादी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या सोचती हैं, इनके क्या सुझाव है बजट को लेकर और कैसा बजट ये चाहती हैं। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जो वुमेन विंग की जो अध्यक्ष है रानू श्रीवास्तव, वो मौजूद है, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवेंट टीवी में और मैं ये जानना चाहता हूँ आपको क्या उम्मीद है बजट से। थैंक यू सो मच एवन टीवी दीपक जी। जब बजट आता है, जब सरकार आती है तो शुरू में हमारी बहुत उम्मीद होती है और जाते वक्त भी बहुत उम्मीद होती है, बिकॉज एक सिटीजन है वो किसको बोले, सरकार को ही तो अपील कर सकती है। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और वुमेन 40 विंग को रिप्रेजेंट करती हूँ। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड इंडस्ट्रीज। तो मैं बिजनेस के लिए ही बोलूंगी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही बोलूंगी कि सरकार ने ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं किया है, करा भी बहुत है, लेकिन वो हम तक पहुंचती नहीं है वो बातें। या तो वुमेन सेल बनाए ना, ऐसे सेल बनाए जो हमको जानकारी मिले कि वो सारी बातें वेस्ट हो जाती है, बिकॉज हमको पता ही नहीं कि ऐसे बनाए सिस्टम बनाए जिससे हम पता कर सके कि बिजनेस के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सरकार ने करा है और हम उनसे क्या क्या सपोर्ट मिल सकती है हमको। तो मतलब जो योजनाएं सरकार लेकर आती है, जो घोषणाएं महिलाओं के लिए होती है, उनकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। हाँ जी, बिकॉज अगर जानकारी नहीं रहेगी तो कुछ कर ही नहीं पाया। और मैं ये भी बोलूंगी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत, बिकॉज आजकल जो स्पेशली आफ्टर कोविड जो ट्रेंड आ गया है, हर सबको काम करना पड़ा ड्यूरिंग कोविड, तो फीमेल्स को, लेडीज को एक कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उनको जगह दे, वहां पे अपने वो बिजनेस चालू कर सके। कोई एरिया दें, कोई इंडस्ट्रियल एरिया दें जहां पे अपना बिजनेस और रिबेट में, कम पैसों में उनको जगह दें और एक्सपोर्ट के लिए लोकल मार्केट में वो बेच सके। जैसे हम राजस्थान में हैं तो हम राजस्थान में बेच सके, क्योंकि बाहर दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, वो अपना सामान यहाँ बेचते हैं। हमारे लोकल जो बिजनेसमैन, छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है या उनका सामान यहाँ नहीं बिकता है। तो ये मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि हम अपना लोकल जो लोग हैं वो अपना यहाँ पे ट्रेड कर सकें। जैसे मोदी जी बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की, वैसे हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल इनका कहना यह है कि जो स्थानीय जो महिला उद्यमी है उनको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ की मेंबर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और कैसा बजट आप चाहती हैं, क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहती हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है और मेरा बेसिकली जो सुझाव है सरकार के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, स्टील इंडस्ट्री स्पेशली। अगर आप देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी 33 मेगा केवी लाइन पे दे आर ऑफरिंग ओनली 8 to 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पहले 5 थी, जो अब बढ़ा के 8 से 10 कर दी गई है। अगर इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही कंजम्पशन होता है एक बड़ी बिग यूनिट में, तो अगर 10 से इंक्रीज होते ही 3% ऑफ इंक्रीज इन बिल हो जाता है। तो आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो बिग इंडस्ट्री सफर कर रही है, ऑलरेडी जीएसटी से सफर कर रही है, इतना इंक्रीज ऑफ बिल से वो इंडस्ट्रीज अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है। पिछले 10 सालों में हमारे राजस्थान में 200 से मोर देन 200 इंडस्ट्रीज थी, स्टील इंडस्ट्रीज, जो अब ओनली 20% ही रह गई हैं। यू कैन पुट ऑन द चार्ट्स। सो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एटलीस्ट इसको 15 मेगावाट्स तक लेके जाएं 33 केवी लाइन पे। और क्योंकि ये गुजरात में ऑलरेडी डन है, गुजरात में सरकार इज ऑफरिंग 33 केवी लाइन पे, दे आर ऑफरिंग 15 मेगावाट्स। तो अगर हम ये नहीं ऑफर कर रहे हैं तो बिग इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम और आप कैसा बजट चाहती हैं इस बार? Hello, my name is Nisha Kedia. I am related to export industry and small export businesses. एक्चुअली क्या होता है ना कि एक्सपोर्ट बिजनेस, सबको पता है कि सिंपली एक्सपोर्ट बिजनेस ही नहीं है, इट्स अ वेरी बिग रोटेशन।
तो उसमें क्या होता है ना कि लोगों को एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए कोई गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है बहुत सारी, उसके लिए कोई ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं रहता है। बहुत सारे लोग एंटर कर जाते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में, लेकिन उनको बीच में ही छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि उनको ट्रेनिंग नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, कुछ सेमिनार्स नहीं है, कुछ जैसे आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारे वर्क्स होते हैं, बैंक से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बैंक वालों को भी कुछ ऐसा होता है कि उनको भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तभी एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती है। फिर उसके लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट लाइन में लाने के लिए उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने चाहिए। And there must be some increase of dry ports also. There are very less dry ports in Rajasthan, like Kanakpura only, Jodhpur, and so there must be some and more increment of dry ports in export industry. चलिए, तो बिल्कुल कुछ और जो बदलाव है वो यहाँ पर होने चाहिए। आपका नाम और मेरा नाम तृप्ति सांगानेरिया है। एंड आज तक सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी कभी भी हमारे बजट में इंक्लूड नहीं हुआ, जबकि आज का यूथ दिन के 3 से 3.5 घंटे जिनको हम 18 से 24 साल के ब्रैकेट में डालते हैं वो स्पेंड कर रहे हैं। और आज के दिन वो इंडस्ट्री 900 करोड़ की है और हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 25% पे हर साल ग्रो करेगी। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनका एक इम्पैक्ट होता है, एक सोशल इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ क्या कंटेंट वो डाल रहे हैं, और दूसरा उनको जब इनकम आ रही है सो ये कैसे रेगुलेट होगा और उनको कैसे गाइडलाइन स्मूथली मिलेगी कि वो अपनी रेवेन्यू डिक्लेयर कर सके, ताकि किसी से नो इन्फॉर्मेशन के कारण उनको फाइनें नहीं भरनी पड़े। जैसे अभी जो पेनल्टी अनाउंस हुई है 10 लाख से 50 लाख की, तो इस बार सोशल, क्योंकि ब्रांड्स 61% ब्रांड आजकल इन्फ्लुएंसर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर रिलाइंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया सच एज इंस्टाग्राम, सोशल यूट्यूब एंड फेसबुक अप टू 40%। सो इस केस में सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है एंड आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अब बजट में इंक्लूडेड हो जाना चाहिए। क्या करे सरकार इसमें? सबसे पहले तो उन्हें इसकी नीड एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि इनका जो आज के दिन सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस हो गया है, क्योंकि प्रॉब्ली आज के दिन हमारी सरकार भी सोशल मीडिया बहुत चीज़ों में यूज़ करने लग गई है अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सो ये सोशल गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा मीडियम है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सेकेंड, कई बार कभी लॉज आते, जैसे इन्होंने कहा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आप वो काम करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है गाइडलाइंस ही क्लियर नहीं है। आप कहाँ डिक्लेयर करोगे, कैसे डिक्लेयर करोगे, किसको डिक्लेयर करोगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने फाइन तो लगा दी, हमने रेगुलेट भी कर दिया, लेकिन वो गाइडलाइंस ही लोगों तक नहीं पहुंची, तो लोग कैसे उस चीज की खबर सरकार तक पहुंचाएंगे। इसका प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल जी। चलिए, तो बिल्कुल जो सरकार की योजना है उनका प्रचार प्रसार बेहतर ढंग से होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम श्रद्धा अग्रवाल है। श्रद्धा जी, किस तरीके का बजट आप चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि मुख्यमंत्री जब पिटारा खोले अपने बजट का तो क्या कुछ उसमें खास निकले महिलाओं को लेकर? मेरा सजेशन एक्चुअली एक जनरल सजेशन था फ्रॉम अ हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव। सो जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पैकेजेस निकालिए, बहुत ही अच्छा इंटेंट है, हेल्थ केयर फॉर ऑल होना चाहिए, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर वो एक बार उसे रीवैल्यूएट कर सके इन टर्म्स ऑफ कि उसका रैशनल एप्लीकेशन प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से हो पा रहा है या नहीं, बिकॉज एट द एंड स्कीम्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो भी मोटिवेटेड होने चाहिए उनको अप्लाई करने के लिए भी, एंड एट द एंड द पेशेंट शुड नॉट सफर एंड देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर देम। सेकेंडली, जो 50 बेडेड से लेस हॉस्पिटल्स है जिनकी ज़्यादा पेरिफेरल रीच है अपने स्टेट में, उनके लिए भी कुछ स्कीम्स और पैकेजेस ऐसे हो हेल्थ केयर के जो प्रैक्टिकली एंड रैशनली एप्लीकेबल हो जाए सबको। सो आई थिंक जो गवर्नमेंट का एक मोटिव है हेल्थ केयर फॉर ऑल, वो कैन बी डन बेटर। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा पहले तो। डॉक्टर पूनम मदान। पूनम जी, आप किस तरीके के सुझाव देती हैं सरकार को बजट को लेकर, क्योंकि 10 तारीख को बजट आने वाला है, 10 फरवरी को? हम ये चाहते हैं कि बजट पीपल फ्रेंडली हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, कंजम्पशन बढ़े। सभी जानते हैं कि अभी तक कोविड के बाद का रिसेशन अभी हम लोग झेल रहे हैं, सभी इंडस्ट्री सभी सेक्टर्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। मेरा जैसे ये भी बोल रहे हैं हेल्थ सेक्टर है, मेरा खुद का सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। तो हेल्थ सेक्टर क्योंकि अभी हम देखते हैं कि उसकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रही पिछले कुछ सालों में, 2 साल में हमने विटनेस किया, तो उस पर बजटरी आउटले जो अभी 1.2-1.3% है जीडीपी का, वो 2.3% तक जाना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में आज भी बहुत कम होता है, तो गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए, एंड जीएसटी तो एलिमिनेट ही कर देना चाहिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। दैट्स माय डिमांड। तो आपने सुना ये तमाम वो महिला उद्यमी हैं जो अपने अपने सुझाव यहाँ पर सरकार को दे रही है। उनका मानना है कि ये तमाम सुझावों को सरकार यहाँ पर शामिल करे बजट में, और 10 तारीख को जो बजट आएगा उसमें ये तमाम चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री की तरफ से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। मैडम, एक
खास पेशकश सखी हर रविवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण मंगलवार दोपहर 12:30 बजे। रेत के धोरे और अरावली की पहाड़ियां, जहां कदम कदम पर हैं वीरता की निशानियां। वो राजस्थान अब चल पड़ा है विकास की नई राह पर। क्या है समस्याएं, क्या है समाधान? देखिए हर रोज A1 राजस्थान दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश उत्तर प्रदेश, देश में विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन में असीम अवसरों वाले सबसे बड़े बाजार। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। आइए TTT यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में अपार संभावनाओं वाले नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। छिंदवाड़ा में एक कॉलेज होना। प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बजट करो। एक बार फिर से स्वागत है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जो वुमेन विंग है उनकी सदस्यों के साथ में, और इस चर्चा को हम एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं कि आखिर 10 फरवरी के बजट से उन्हें क्या उम्मीद है, क्या कुछ सुझाव वो सरकार को देती है, क्या कुछ चर्चाएं उन्होंने यहाँ बैठकर की है। आपका नाम क्या है? नीला मित्तल, और मैं एक उद्यमी हूँ जो अपना ही एक इंडस्ट्रीज रन करती हूँ। सो मैं MSME डिपार्टमेंट से रिलेटेड कहना चाहूंगी, अगर हम 10 सालों में देखें तो 1.25 लाख से 2.25 लाख से अभी 125 करोड़ महिला उद्यमी आ चुकी हैं। सो मतलब रेशो अगर हम देखें तो बहुत ही डेंसिटी उनकी बहुत ही इंक्रीज हुई है। बट अगर हम अपने इकोनॉमिक की बात करें इंडिया लेवल पे तो हमारी इकोनॉमी का 20% अर्न जो है वो महिला उद्यमियों से हमें मिलता है। बट अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट वो दे पाती है वो केवल 10% दे पाती है और इकोनॉमिक में केवल 5% की भागीदारी है। तो कहाँ वो महिलाएं अपनी लूप पोल है उनके पास जिसकी वजह से वो और कंटिन्यूसली अपनी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक में इंक्रीज नहीं कर पाती। क्या कुछ सरकार कर सकती है इसको बेहतर बनाने के लिए? सरकार का ये है डे बाय डे उनका बजट हमेशा एक इंक्रीज लेवल पे ही आता है। जैसे 1100 करोड़ समथिंग से अभी 1200 करोड़ समथिंग आया है। तो कुछ ऐसा पोर्ट्रेल और कुछ ऐसा बजट उन महिला उद्यमियों के लिए कि जो अपने कंफर्ट लेवल से आके एक इंडस्ट्रीज रन करती है उनके लिए उनकी सुविधाएं, उनके टेक्नोलॉजी और उनके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए इस बजट में, सो दैट वो अपने इंडिया की बेटरमेंट के लिए अच्छे से अच्छा कर सके और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। तो महिलाओं के लिए अलग से जो बजट है वो मुहैया करवाया जाना चाहिए जिससे महिला उद्यमी जो है वो बेहतर ढंग से जो अपना प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर सके। आपका नाम? माय नेम इज रीत चौधरी, और एक महिला उद्यमी होने के नाते मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि उद्योग विभाग में महिलाओं के लिए अलग से सिंगल विंडो एंड हेल्प डेस्क लगाई जाए। एंड बीइंग इनटू द इवेंट इंडस्ट्री एंड एन इवेंट प्रोफेशनल, सरकार से एक और अनुरोध करना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाए। प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट में भी के सिस्टम को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री एक बहुत ही डायनेमिक एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर रोजगार की अपार संभावनाएं शामिल हैं। चलिए, तो उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम महिलाओं के लिए जो है वो शुरुआत किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। मैम, आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ और किस तरीके की उम्मीद आप बजट से करती हैं, क्या चाहती हैं बजट में? आई एम लीना भार्गवा and I am more concerned about the safety of the ladies. They are everywhere, they are growing, they are coming up, but what we are lacking is in the safety. That is of prime importance so that women can work, go out freely at night. The rules are not implemented. The guidelines are there. The cameras we see on the roads, all these things, they are very much needed in every sector for safety of the ladies. थैंक यू। बिल्कुल, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी काम होने चाहिए। मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूं और उसके बाद में आप किस तरीके की बजट की उम्मीद करती हैं? मैं डॉक्टर अलका गौड़ हूं, मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूं, और जैसा कि आपने आज अखबार में पढ़ा भी होगा कि देश में ओरल कैंसर पे राजस्थान नंबर 1 पर है।
तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, और हमें गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि वो स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर डेंटिस्ट को अपॉइंट करे ओरल स्क्रीनिंग के लिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी इनिशियल स्टेज में ही ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर चेक करके उनको एक हेल्थ सर्टिफिकेट दे पाए, और इससे उनकी सरकार के दो काम हो सकते हैं। एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया डेंटिस्ट के अंदर, उनकी सीट्स भी ऑक्यूपाई हो जाएंगी, उनको रोजगार भी मिल जाएगा, और एट द सेम टाइम बच्चों की हेल्थ जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस होने की वजह से बच्चों की हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, दे विल बी हेल्दी एंड साउंड। और इसके अलावा एक R&D सेक्टर मिसिंग है डेंटिस्ट्री के अंदर। बहुत सारे बच्चे UG PG कर लेते हैं, BDS MDS कर लेते हैं, पर जब जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि रिसर्च एंड R&D सेक्टर है ही नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बजट का हिस्सा जो है R&D सेक्टर के लिए दिया जाए, जिससे कि एकेडमिक्स जो है वो और इम्प्रूव हो, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर होते हैं। और एक मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि मेडिकल कैडर होता है, एक नर्सिंग कैडर होता है, ऐसे एक डेंटल कैडर होना चाहिए। अगर किसी भी डेंटिस्ट को कोई भी इशू है तो 1-to-1 वहाँ कैडर में जाए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर ले। थैंक यू। तो बजट का एक हिस्सा R&D सेक्टर के लिए होना चाहिए, और भी कई सुझाव इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। हमारे साथ में और भी महिला उद्यमी हैं जो यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, और मतलब आप बताना चाहेंगी कि आखिर कैसा बजट आप चाहती हैं, क्या कुछ सरकार को बजट में रखना चाहिए प्रावधान? मेरा नाम रीना अग्रवाल है और मैं प्रोफेशन से एक जूलर हूँ, और मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से ही ये बोलना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली काफी टाइम से धीरे धीरे गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हो रही है, और जितने भी सर चार्जेस GST मिला के गोल्ड की रेट्स भी हाई हो रही है। 10 पॉइंट समथिंग गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ चुकी है। और अभी लास्ट टाइम में हमने देखा जो वैश्विक महामारी आई थी, उस समय जब हम देखते हैं कि लोगों के घरों पे जब बिजनेसेस नहीं थे, व्यापार नहीं थे, तो लोगों के घरों में जो छोटी छोटी पूंजी है एज ए गोल्ड, उस पूंजी ने उन लोगों की बहुत हेल्प करी है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि छोटे लोग, ग्रामीण लोग भी इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड में डाल सके। दूसरा जो एक सीमा है, मतलब कि पैन कार्ड की सीमा है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पे हमें पैन कार्ड का उल्लेख करना पड़ेगा। तो अभी भी ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोगों के पास पैन कार्ड जैसी कोई चीज नहीं है, और गोल्ड की रेट्स इतनी है कि 2 लाख रुपए में तो ज्वेलरी पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि पैन कार्ड की लिमिट को थोड़ा इंक्रीज किया जाए, और थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाई जाए ग्रामीण इलाकों में भी। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी, और सबसे बड़ी बात की जो गोल्ड पे GST की है उसकी भी जटिलताओं को थोड़ा सा सरल किया जाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि गोल्ड तो परचेस करना चाहते हैं बट GST की तरफ वो लोग ध्यान नहीं देते, GST पे नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी जटिलताओं को थोड़ा सरल बनाया जाए, ताकि लोग मतलब गवर्नमेंट के दायरे में आके गोल्ड परचेस करें, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होगा और हम जैसे लोगों को भी प्रॉफिट होगा। शुक्रिया मैम। तो GST की जटिलताओं को यहाँ पर दूर करने की बात इन्होंने यहाँ पर कही है, मांग यहाँ पर की है। आपका नाम और आप किस तरीके का बजट चाहती हैं? मेरा नाम शीला सोनी है, मैं बाय प्रोफेशन एक ज्वेलर हूँ, और जैसा कि इन्होंने कहा GST की जटिलताएं दूर हो, वो सेम मैं इनसे फुली सहमत हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ज्वेलरी सेक्टर में जेंट्स तो बहुत कुछ है, करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है, बट जो लेडीज के लिए ज्वेलरी सेक्टर में कुछ ऐसे प्रावधान हो कि उनको बहुत एनकरेजमेंट मिले और वो भी इस फील्ड में आगे आए। जैसे क्योंकि जयपुर ज्वेलरी का हब है और देश विदेश में यहाँ से बहुत काम होता है ज्वेलरी के सेक्टर में, तो जितना यहाँ पे आदमी कर पाते हैं, तो ऐसी कुछ योजनाएं हो जो महिलाओं के लिए हो, तो वो लोग भी प्रोमिनेंटली इस व्यवसाय को अच्छे से आदमियों के समकक्ष आके कर सके इसे। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा और किस तरीके की उम्मीद आप बजट से करती हैं? आई एम ज्योति पवार, प्रोफेशनली आई एम अ फैशन डिजाइनर, और मेरी जो रहेगी सरकार से जो दरख्वास्त है वो इसी से लेकर है कि जो हमारा कपड़ों का काम रहता है, कपड़ों पे जो इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स के किए हुए हैं, उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहती है वो हमारी बहुत बढ़ जाती है। और अगर देखा जाए कि सिंथेटिक फाइबर में अगर हमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखा जाए इट्स जस्ट 25%, बिकॉज ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी यहाँ पे रहती है टैक्स की वजह से, उसकी वजह से हमें अदर कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है। हम चाहते कि हम चाइनीज
मटेरियल क्या, हम कोई भी चीज चाइनीज यूज ना करें, हमारी चीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हो। बट हमें फ्रैंकली हमें जाना पड़ता है कि चाइनीज फैब्रिक भी हमें यूज करना पड़ता है, चाइनीज चीजें हमें यूज करनी पड़ती, बिकॉज उसकी जो कॉस्ट है, अगर हम लेबर से भी उस चीज के बारे में डिस्कस करते तो वो लोग यही कहते हैं कि अगर हम यहाँ वो बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है और उसकी फिनिशिंग इतनी नहीं आ पाती। दैट इज द रीजन कि हमें चाइनीज स्टफ यूज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि इसका कोई सॉल्यूशन लेके आए जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे उस चीज का ज्यादा बढ़े। थैंक यू। मैम, आप क्या सुझाव देना चाहेंगी सरकार को, क्योंकि 10 तारीख को बजट आने वाला है, 10 फरवरी को? वैसे सरकार ने बहुत कुछ भारत के लिए किया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत वर्क किया है, उससे हम ट्रांसपोर्टर्स को बहुत फायदा हुआ है। और एक जो टोल सिस्टम में जो ऑनलाइन जो टोल सिस्टम फास्टैग स्टार्ट किया, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ है, उससे भी बहुत फायदा। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि टोल सिस्टम अगर ऑल ओवर इंडिया खत्म ही कर दिया जाए तो इससे और बड़ा फायदा होगा। और एक पेट्रोल और डीजल पूरा ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट सिस्टम है, तो वो भी ऑल ओवर इंडिया अगर एक ही कर दी जाएगी तो बहुत बेहतर होगा। जैसे राजस्थान में पेट्रोल हरियाणा से 7 to 8 रुपीज ज्यादा है। आपको लगता है संभव है ये कि फास्टैग मतलब टोल टैक्स का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए? हाँ जी, संभव तो सब कुछ है। सरकार कर सकती है, ऐसा आपको लगता है? सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। आपका नाम और आप किस तरीके के सुझाव सरकार को यहाँ पर देना चाहेंगी? मेरा नाम स्वप्निल जैन है। बाय प्रोफेशन आई एम अ ब्रांड एंड बिजनेस कंसल्टेंट। चूंकि मेरा काम होरेका इंडस्ट्री में है और गवर्नमेंट को मैक्सिमम रेवेन्यू टूरिज्म और लिकर डिपार्टमेंट से मिलता है, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी जैसे बाकी स्टेट्स पंजाब और दिल्ली में स्टैंड अलोन आउटलेट्स, कैफे एंड रेस्टोरेंट को लिकर सप्लाई करना, लिकर सर्व करना अपने कस्टमर्स को अलाउड है, वैसे मैं चाहूंगी हमें राजस्थान में भी इसकी परमिशन मिले। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप क्या चाहती हैं, बजट में सरकार को क्या प्रावधान करने चाहिए इस बार? मेरा नाम निशा अग्रवाल है और हमारा प्राइवेट एंड माइका का फैमिली बिजनेस है। ऑलरेडी बहुत सारे सुझाव दिए जा चुके हैं। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो लोन मिलता है एमएसएमई का, उसमें 25 लाख का भी जो लोन मिलता है उसका प्रोसीजर बहुत इजी नहीं है। मतलब अभी भी लोगों को ये मालूम नहीं है कि डायरेक्ट उन चीजों को कैसे किया जाए, बीच में ब्रोकर इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई उद्योग भवन के जैसे काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो कोई गाइडलाइंस ऐसी हो, अगर लोन आपने दिया है, प्रोवाइड किया है, तो इजीली लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि कॉमन पीपल को इतना सारी चीजों में प्रोसीजर्स में नहीं मालूम पड़ता है। तो थोड़ा सा इजी इन चीजों को किया जाए और महिला उद्यमियों को थोड़ा इनकम टैक्स में भी रिबेट मिले। तो बिल्कुल देखिए, आपने यहाँ पर जो यहाँ महिला उद्यमी जो मौजूद है उनकी अलग अलग बातों को आपने सुना, उनकी अलग अलग रायों को आपने यहाँ पर जाना। एक बार फिर से हम आगे चलते हैं और जो रानू श्रीवास्तव जो कि यहाँ की वुमेन विंग की अध्यक्ष है, उनसे बातचीत हम करते हैं कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर वो क्या सोचती है, क्योंकि लगातार एक जो मांग है वो ये भी उठती है कि महिला सुरक्षा का भी जो ध्यान है, प्रावधान है, वो बजट में किया जाए। रानू जी, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, क्या चाहती हैं आप, मतलब बालिका सुरक्षा को लेकर या महिला सुरक्षा को लेकर क्या प्रावधान बजट में होने चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये जो बजट होगा वो युवाओं और महिलाओं को समर्पित होगा। पिछला बजट किसानों को समर्पित था। जी। आज अखबार में मैंने सुबह खोला, भास्कर, उसमें फोटो थी, एक पिता ने अपनी बेटी को नहर में फेंक दिया अपनी नौकरी बचाने के लिए, और आज ही ये खबर थी, आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। तो इसमें हमको बहुत, आई थिंक मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहां हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए, बिकॉज फीटस को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, बच्चों को फेंक देते, छोटी छोटी बच्चियां के एक दो कुत्ते खाते हैं उनको, सो पैथेटिक टू सी, सो पेनफुल। सो गवर्नमेंट बस अवेयरनेस करे, और गवर्नमेंट के साथ साथ मैं सबको बोलूंगी कि जब मतलब हम खुद भी अवेयर हैं और एक दूसरे को अवेयर करें मीडिया के थ्रू, बिकॉज खाली सरकार कुछ नहीं कर सकती अगर पब्लिक उसमें शामिल नहीं हो। तो बस यही है कि अवेयरनेस बढ़ाएं और खुद को एक समझें कि वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, फीमेल है, जो गर्ल चाइल्ड है वो भी एक, बिकॉज अगर लड़की नहीं रोएगी, फीमेल नहीं होगी, तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। और मैं इसी के साथ एक और गुजारिश करूंगी सरकार से, जो आम एवरीडे लाइफ की जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे फल, सब्जी, आटा, दाल,
एलपीजी सिलेंडर उसको थोड़ा सस्ता करे, बिकॉज कल ही मैंने एलपीजी आया वो 1056 हो गया. हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है. ठीक है, मैंने तो प्राइस भी नहीं देखा, पे कर दिया. बिकॉज लाइक बेसिक जो नेसेसिटीज है रोज की रोज हम उसी में उलझे रहेंगे तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहाँ से अपना व्यापार आगे बढ़ाएंगे, कहाँ बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे. बिकॉज एक तरफ तो बोलते हैं बच्चे ही हमारे फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, तो हम उनको आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, उन पे फोकस नहीं कर सकेंगे, खर्चा तो कैसे होएगा, संसार कैसे देश आगे बढ़ेगा हमारा. चलिए, शुक्रिया रानू जी और आप तमाम जो महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हमारे साथ में, आप सबका शुक्रिया. तो आपने सुना कि आखिर महिला उद्यमी है वो आखिर क्या चाहती है. उन्होंने 40 के बैनर तले यहाँ पर चर्चा भी आज की है कि आखिर कैसा बजट यहाँ पर आना चाहिए 10 फरवरी को, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करने वाले हैं. इस खास पेशकश में इतना ही. आप देखते रहिए एवन टीवी. नमस्कार. छिंदवाड़ा में एक कॉलेज होना. प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार से मांग करते हैं हमारी बजट को.